अच्छा भाई, पहले तो आ जाओ ज़रा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के रिवीजन में, क्योंकि इसको भी बहुत टाइम हो चुका है। हमने जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की बात करी थी, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता क्या। तो भाई बातें बंद कर दो अभी। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम क्या होता है? सर वो वाले क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होते हैं जो जिनको नंबर में कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे भी वर्क करते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पे भी वर्क करते हैं, सही। और हमारे पास ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था, इसमें हमारे पास ये जो चार चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब क्या था, ये याद है? ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में हमारे पास ये चीज़ थी कि हम रिग्रेशन प्रॉब्लम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमारा टारगेट वेरिएबल क्या हो, नंबर्स में हो। और हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जब यूज़ करेंगे जब हमारा टारगेट वेरिएबल क्या हो, एक क्लास के फॉर्म में हो, यानी कि हमारे पास कैटेगोरिकल चीज़ें आ रही हों, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अब ये हमारे पास था, और इसमें कुछ एक्यूरेसी के पैरामीटर्स थे। वो क्या थे हमारे पास, इस पे तो बाद में आते हैं। हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से पहले कुछ चीज़ें कैलकुलेट हो रही थी। वो क्या कैलकुलेशन हो रही थी, जैसे हमारे पास लीनियर रिग्रेशंस रिग्रेशन एल्गोरिथम में हो रही थी। क्या क्या हो रहा था, मीन स्क्वायर्ड एरर, हमारे पास रेजिडुअल, हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा था, कोफिशेंट ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें थी? प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल वैल्यू तो वहीं पर थी हमारे पास, वहाँ हम बना रहे थे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी? सर आपने मिस क्लासिफिकेशन की टर्म यूज़ की थी जब हम एसवीसी पढ़ रहे थे, हम्म। और उसमें सॉफ्ट मार्जिन का कॉन्सेप्ट था और क्लास इम्बैलेंस था। नहीं नहीं, मेरा सवाल है कि इसमें जो हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, एक्यूरेसी को चेक करने में क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करी, हमने वो डिस्कस किया था। मैं किसी एल्गोरिथम का नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ सारे एल्गोरिथम्स का पूछ रहा हूँ कि हम एक्यूरेसी को मेजर कैसे करेंगे। मतलब हमें एरर देखना है, हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि हमारे पास हमारा एल्गोरिथम कैसा वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हमने कुछ डिस्कस किया था स्लाइड्स में। क्या था? प्रिसाइज, प्रिसीजन था, सही है। प्रिसीजन था, और एक और रिकॉल, रिकॉल था, और एफएल स्कोर, F1 स्कोर। एफएल स्कोर। तो ये चीज़ें गुड। तो ये तीन चीज़ें वो थी हमारे पास जिससे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे। तो यही चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि प्रिसीजन कुछ हमें बता रहा होता है, रिकॉल हमें कुछ बता रहा होता है, F1 स्कोर पूरी समरी बता देता है। इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा एल्गोरिथम किस क्लास पे अच्छा चल रहा है, अच्छी प्रेडिक्शन दे रहा है, और किस क्लास पे अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा है। तो हमने अपने केस में देखा था कि ज़ीरो पे पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, और जो तुमने उसमें बोला था आंसर, क्लास इम्बैलेंस, तो वही क्लास इम्बैलेंस यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही थी। क्लियर? और यहाँ पर आगे आकर हमने इसको डिस्कस किया था कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, इसको हमने आसान अल्फाज में समझा था। तो हम यहाँ पर क्या क्या डिनोट करेंगे, ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है और ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है? टीपी और टीएन का क्या मतलब है? अब मेरा सवाल करने का भी तरीका देखो, क्रॉस में ही है, डायगनली कर रहा हूँ सवाल। मैं ये नहीं बोल रहा टीएन और एफएन क्या होता है, क्योंकि मैंने समझाया है सीधा। टीपी और टीएन क्या होता है? सर ट्रू नेगेटिव वो जो बाकी में इनरोल्ड नहीं, और ट्रू पॉजिटिव जो बाकी में इनरोल्ड है, यानी उसमें एरर नहीं है, तो हम्म, एक्यूरेट नहीं है। तो इसको ऐसे बोलोगे कि जो हमारे पास प्रेडिक्ट कर रहा है वो एक्चुअली क्या है, इनरोल्ड है, यानी कि हमारा एल्गोरिथम बता रहा है कि भाई वो इनरोल्ड है और वो बिल्कुल सही आ रहा है। और टीएन का मतलब क्या है, दूसरी क्लास की बात हो रही है। नेगेटिव का मतलब ये है, याद रखना है कि नेगेटिव में हमेशा अपोजिट क्लास होती है, नॉट इनरोल्ड। इनरोल्ड था और एक नॉट इनरोल्ड था, तो नेगेटिव में नॉट इनरोल्ड की बात हो रही है, और पॉजिटिव में क्या हो रही है, इनरोल्ड की बात हो रही है।
तो ये जो एक्चुअल प्रिडिक्ट कर रहा है एल्गोरिथम उसकी चीज़ों का काउंट है। सही। अब एफ पी और एफ एन क्या है, इसके अपोजिट क्या है एफ पी एफ एन? इनएक्यूरेट को थोड़ा सा और एलेबोरेट करो ना, क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव वो जो दिखा रहा है कि एनरोल्ड नहीं है, एक्चुअल में एनरोल्ड है, हाँ, और दूसरा एफ पी? दिखा रहा है एनरोल्ड है कि वो एनरोल्ड नहीं है। हाँ, तो स्टेटमेंट ऐसे ही हमारे पास, तो यही चीज़ें थी हमारे पास कि भाई हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव क्या है, मतलब एनरोल्ड वाली बात होगी। तो बट डिडंट एनरोल दिखा रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है लेकिन गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। तो फॉल्स का मतलब है गलत प्रिडिक्शन की बात हो रही है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया क्लासेस का केस, और ट्रू का मतलब है कि भाई सही परफॉर्मेंस तुम्हारे पास जो हो रही है। तो यही टोटल हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था। रिवाइज करने का रीज़न ये है भाई, तुम्हारे पास जो तुमने एक ही पढ़ा था एल्गोरिथम, अभी तक हमने एक ही डिस्कस किया था, तो वो दोबारा तुम्हारी मेमोरी में आ जाए। तो यही सारी चीज़ें हमारे पास चल रही थी। अब हम एल्गोरिथम जो देख रहे थे वो एसवीसी था, और एसवीसी में हमारे पास हमने उसको एक्यूरेसी निकाली थी, और जो चीज़ें फाइंड आउट करी थी वो सारी चीज़ें थी। अब उसके आगे हमारे पास, जैसे हम पिछले एल्गोरिथम्स में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे थे, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, और कोई नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं आ रहा। वही लिखा हुआ है कि हमारे पास दो तरीके कार होते थे, एक ग्रिड सर्च सीवी होता था और एक रैंडमाइज सर्च सीवी होता था। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को ट्यून कर रहे हैं रैंडमाइज सर्च सीवी से। चॉइस है ग्रिड सर्च सीवी से भी करा जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास देखो गैमा पैरामीटर था। गैमा पैरामीटर हमारे पास क्या होता है और गैमा पैरामीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें हमारे पास हमने एस के अंदर डिस्कस की हुई हैं। उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, उस वैल्यूज़ में हमारे पास हमें समझना ज़रूरी है कि वहाँ पर गैमा पैरामीटर का क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। तो वो क्या चीज़ थी, वो यहाँ पर जो आ रही है वो आ रही है तुम्हारा स्केल पैरामीटर। गैमा के अंदर एक स्केल होता है ऑप्शन, और बाकी तुम अपनी चॉइस वाली वैल्यू देते हो। यानी कि तुमने मिसाल के तौर पर 0.1 दे दिया, तुमने 0.01 दे दिया। तो गैमा छोटा हो या बड़ा हो, ये डिफरेंट, ये मैटर करता है। गैमा छोटा आएगा तो कुछ उसका रीज़न है, गैमा बड़ा आएगा तो कुछ उसका रीज़न है। तो यहाँ पर स्केल जो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट ऐसे होती है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर तुम्हारे पास? फॉर्मूला है 1 नंबर ऑफ फीचर्स इनटू वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? सिर्फ एक्स बताओ, वेरियंस तो छोड़ो अभी। एक्स क्या जाहिर कर रहा है हमारे पास? क्या? फीचर मैट्रिक्स नीचे से पढ़ के बता दिया। मैं तुम्हें एक्स का पूछ रहा हूँ, नीचे ही वाली लाइन तुमने पढ़ दी। मैं वही देख रहा हूँ, फीचर मैट्रिक्स ऐसा वर्ड इब्राहिम बोल, कहाँ से बोल रहा? तो एक्स, एक्स क्या है, जनरलाइज क्या है एक्स? एक्स हमारे पास फीचर्स हैं, सिलेक्टेड कॉलम, सिलेक्टेड कॉलम। यानी कि अगर मेरे पास पहला फीचर है डेट का, टाइम का, तो वो है एक्स। मेरे पास कोई और फीचर है, वो है एक्स। यानी कि हर फीचर की एक अलग वेरिएंस आएगा ना। और वेरिएंस किसको बोलते हैं? वेरिएंस तो पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या था? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं? जो क्या बताता है वो? नॉर्मल से दूर जा रहा हो। नॉर्मल से दूर जाना नहीं होता। क्या होता है? हाँ बोलो। नहीं, वो उस वैसे डोनेट कर, वो उसको एक तो डिनोट करते हैं उसको। डोनेट निकलता है मेरा, किसी चीज़ को डोनेट कर रहे हैं तुम्हें गुर्दे। तो क्या है वो वेरिएंस क्या है? सिग्मा। सिग्मा वो चीज़ अलग है भाई, वेरिएंस बताओ अभी सर। सिग्मा तो वैसे ही नज़र आ रहा था हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। डेविएशन तो वो होती है जो एक नॉर्मल जो चीज सेट है उससे हट के कुछ करना। वो तो तुम लोग रोज़ाना करते हो। तो यहाँ पर असल क्या है, ये था ना नॉर्मल, ये चीज़ होती है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना, तो ये जो बीच में होता है ये क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? मीन। मीन से कितना डेविएट कर रहा है, ये आंसर है तुम्हारा। तो वेरिएंस क्या होगा? डबल होगा, स्क्वायर। तो वेरिएंस इसका मतलब है वेरिएशन, तुम्हारे डेटा की वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब कि भाई ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि तुम्हारे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है पॉइंट्स का, अगर वेरिएशन लार्ज आएगी। अगर वेरिएशन कम आ रही है तो इसका मतलब है तुम्हारे पॉइंट्स क्या हैं? तुम्हारे पॉइंट्स करीब करीब हैं, सही। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिसीजन बाउंड्री पढ़ी थी हमने, डिसीजन बाउंड्री हमारे पास एसवीसी में होती है। तो हमारे पास इस दूर डेटा पॉइंट्स पे डिसीजन बाउंड्री तुम्हारे पास कैसी बनेगी? कॉम्प्लेक्स बनेगी या फिर तुम्हारे पास सिंपल बनेगी? अगर तुम डिसीजन बाउंड्री बनाने जाओगे तो वो सिंपल बनाएंगे या फिर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्शन पे जाएगी वो वाली, अगर तुम्हारा डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं? इतने दूर दूर होते हैं, अगर ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए या फिर तुम्हें सिंपल डिसीजन बाउंड्री बनानी चाहिए। ये क्वेश्चन ही है बेटा। हाँ भाई, डेटा पॉइंट्स अगर दूर हैं तो हमारे पास डिसीजन बाउंड्री कॉम्प्लेक्स बनेगी या सिंपल बनेगी। ये एसवीआर में भी हमने पढ़ा था, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में। कॉम्प्लेक्स बनेगी अगर दूर है डेटा पॉइंट्स, एल्गोरिथम को लर्न करने में मुश्किल होगी इसमें। पॉइंट्स अगर दूर हैं तो मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा और एल्गोरिथम को लर्न करने में मुश्किल होगी, और अगर करीब होंगे सिंपल होगी। उल्टा होगा, रिवर्स। तुम्हारे पास जब वेरिएशन तुम्हारी दूर है, इसका मतलब है भाई तुम्हारे पास डेटा पॉइंट्स इतने दूर हैं, इसका मतलब है कम होंगे ना डेटा पॉइंट्स। जब तुम्हारे डेटा पॉइंट्स का फैलाव इतना दूर दूर है तो तुम्हारे पास कम होंगे, इसका मतलब है यहाँ मुझे डिसीजन बाउंड्री छोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल बनेगी। तो यहाँ तुम्हारे पास डिसीजन बाउंड्री ऐसी आनी चाहिए। हाँ, जब यहाँ आ गए, ये डेटा पॉइंट्स आ गए करीब, तो इसका मतलब है डिसीजन बाउंड्री यहाँ पर हर चीज़ को लर्न करना है। कैसे? यानी कि तुम्हारा एल्गोरिथम हर पॉइंट को लर्न करेगा तो कुछ प्रेडिक्ट करेगा ना, तो वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है, ये कैलकुलेशन तुम्हारे पास जो आ रही है वो तुम्हारे पास कैसे हो रही होती है? विद द हेल्प ऑफ स्केल। और यहाँ पर हर कॉलम का क्या कैलकुलेट होगा? वेरिएंस कैलकुलेट होगा, सही। और वेरिएंस कैलकुलेट होगा तो वेरिएंस अगर ज़्यादा होगा तो क्या करोगे? अब बताओ दोबारा। वेरिएंस अगर ज़्यादा होगा तो डिसीजन बाउंड्री कैसी होगी? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? वेरिएंस अगर ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स होगी या सिंपल? सिंपल होगी। और अगर तुम्हारे पास वेरिएंस क्या हुआ? कम हुआ, तो क्या होगी? तो कॉम्प्लेक्स होगी। सिर्फ इतना सा तुम्हारे पास पूरा सिनेरियो है। तो ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास एल्गोरिथम का मेन की पार्ट है कि गैमा में तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है स्केल की, सही। तो स्केल यही ज़्यादातर क्या सिलेक्ट करता है, जो तुम जिससे कर रहे होते हो काम। यहाँ पर ये रेंडमाइज सर्च सीवी हो या ग्रिड सर्च सीवी हो, तो वो रिकमेंडेड क्या करेगा? वो तुम्हारे पास तुम्हें स्केल का ही पैरामीटर चूज़ करके रिटर्न करेगा, बजाय इसके कि वो तुम्हारी दूसरी वैल्यूज़ को रिटर्न करे। बात समझ में आ रही है? और तुम्हारे पास दूसरे पैरामीटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में। तो 3 होंगे टोटल। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पैरामीटर ग्रिड क्या बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास कर्नल आ रहे हैं। कर्नल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास लीनियर, पोली, आरबीएफ, यानी कि हमारा डेटा सेट कैसा है उसके हिसाब से सिलेक्ट करके देगा। दूसरा हमने गैमा समझा, और मैं जो बोल रहा था कि हमारे पास दूसरे भी हमारे वैल्यूज़ अलग अलग पास कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? अजम्पशन बेस्ड वैल्यू दे रहे हैं। ये छोटी होनी चाहिए, बस इतना सा याद रखना है। और यहाँ स्केल है, स्केल का फॉर्मूला देख लिया हमने, क्लियर। और यहाँ हमारे पास क्या है? रेगुलराइजेशन पैरामीटर। तो ये भी एस और एस का पार्ट है।
जिसमें हमारे पास यही डिसीजन बाउंड्री के लिए काम करने के लिए सिलेक्शन होती है। सही, तो ये पैरामीटर ग्रिड दिया हमने पूरा, और यहाँ पर आकर उस पैरामीटर ग्रिड को यहाँ पास कर देना है। क्रॉस वैलिडेशन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, क्रॉस वैलिडेशन क्या कहते हैं। हमने जब ग्रिड सर्च सीवी में बात करी थी और रैंडमाइज सर्च सीवी में, तो क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। अगर 2 मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। डबल फोल्ड्स पे चलता है डबल फोल्ड्स पे चलता वर्क करता है। है, और इसको अगर एलेबोरेट करो और क्या होगा इसकी अगर डिटेल। डबल फोल्ड्स पे क्या होगा, अगर मैं 5 दे दूं इसका मतलब है 5 फोल्ड्स हो। स्प्लिट होके आई थिंक वेरीफाई करेगा। स्प्लिट होके वेरीफाई करेगा। कैसे, क्या करेगा स्प्लिट होके वेरीफाई, भाई बाकी भी तो बोलो। मतलब वो डाटा को हम्म हाफ हाफ करेगा और फिर उसको मतलब एक दफा चलेगा फिर उसको दोबारा दफा चलाएगा और फिर वेरीफाई करेगा। तो इसका जो पूरा है वो क्या है कि भाई होगा तो ऐसा ही, लेकिन एक दफ़ा ट्रेन एक पे करेगा आधे हिस्से पे, जो उसने 2 फोल्ड सेलेक्ट किए हैं, पहले एक पे ट्रेन करेगा और दूसरे पे टेस्ट करेगा। फिर उल्टा होगा इसका कि एक पे जो जिस पे टेस्ट किया था उसको लेगा ट्रेन करने के लिए, और फिर उल्टा वाइस वर्सा करेगा, यानी कि दोनों जगह से चेकिंग होगी दोनों डेटा सेट पे बराबरी की। क्लियर। तो फोल्ड्स में तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है उसके अंदर, और 5 होंगे तो इसका मतलब है और प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन ये हो गया। नंबर ऑफ आइट्रेशन हमारे पास क्या हो गई कि हमारे पास कितनी दफ़ा होगा, 20 टाइम्स होगा नंबर ऑफ आइट्रेशन। किसमें, रैंडमाइज में। अब ग्रिड सर्च सीवी और इसमें डिफरेंस क्या था ये भी बताओ ज़रा। ग्रिड सर्च सीवी में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन तो नज़र नहीं आ रही होती, ग्रिड सर्च सीवी में ज़्यादा टाइम लगता है, और रेंडमाइज हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि हमें कम टाइम में दे देता रिजल्ट। ग्रिड सर्च सीवी में एक चीज़ बताई थी ना मैंने डिटेल, क्या बताई थी, पहले बताने से पहले ही गर्दन हिला दे, तो मैंने बताई थी डिटेल, मैंने बोला भी नहीं क्या डिटेल कि कॉम्बिनेशंस, पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तो पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशंस कितने बोल रहा है। यहाँ पर रैंडमाइज का मतलब है कितने कॉम्बिनेशंस पे चलेगा, सिर्फ 20 सेलेक्ट करेगा और 20 पे बना देगा कि भाई ये वाला एक बेहतर है। ग्रिड सर्च सीवी क्या करता है, वो सारे कॉम्बिनेशंस को फोकस करता है, यानी कि उसमें वो देखेगा कि भाई हमारे पास 0.1 स्केल आरबीएफ ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, फिर 0.1 फिर स्केल फिर लीनियर, यानी कि यही फॉर्मूला एक बताया था मैंने कि सबको मल्टीप्लाई कर दो लेके, तो सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास वो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्लियर। और रेंडमाइज में क्या है, सिर्फ कितने कॉम्बिनेशंस लेगा, 20। सही, तो यही आइट्रेशन तुम्हारी बता रही है, और यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा इस तरीके से 2 फोल्ड्स में ऐसे तुम्हारा आएगा, और लास्ट तुम्हारा जो होगा वो बेस्ट पैरामीटर्स होंगे और बेस्ट स्कोर होगा। सही, वहाँ स्क्रीन पे देखो ना, मुझे क्या देख रहे हो, बेस्ट स्कोर होगा, और यहाँ पर हमारे पास उसका फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमें एक्यूरेसी की सूरत में ही मिलेगा, और वो क्या नज़र आ रहा है, वो हमें नज़र आ रहा है बेस्ट पैरामीटर्स क्या क्या आ रहे हैं। कर्नल उसने लिया आरबीएफ, रेडियल बेसिस फंक्शन, यानी कि क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा। क्लियर। तो अब इसका मतलब है यहाँ पर गैमा में तुम्हारे पास क्या सिलेक्ट कर रहा है, उसने वैल्यूज़ को सिलेक्ट नहीं किया, उसने स्केल ही सिलेक्ट किया, और रेगुलराइजेशन पैरामीटर क्या सिलेक्ट किया, 10 किया। तो अब मुझे बताओ, जब इसने आरबीएफ सिलेक्ट किया है तो इसमें कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री होगी या सिंपल होगी, इससे भी तो बता सकते हैं हम कर्नल से। डिसीजन बाउंड्री की जो इतनी डिटेल बात करके आया हूँ, अब उसमें यही बताओ ना कि अब जब रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल पे सिलेक्ट कर लिया इसने, तो इसने कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री बनाई होगी या फिर सिंपल डिसीजन। अच्छा, रेडियल बेसिस फंक्शन बताओ क्या होता है। आरबीएफ होता है कि हमारा डेटा मोर कॉम्प्लेक्स हो, तो अगर ये तुम्हें पता होता, याद होता, तो तुम बता देते कि क्या बनेगी। अब बताओ कौन सी डिसीजन बाउंड्री बनेगी, अभी भी सिंपल बनेगी मोर कॉम्प्लेक्स, तुम्हें हिंट भी दे दी।
कि RBF का मतलब होता है मोर कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब है डिसीजन बाउंड्री भी कैसी बनेगी, कॉम्प्लेक्स ही बनेगी ना। डेटा पॉइंट्स करीब हैं, यानी कि वेरिएशन कैसी है, डेटा पॉइंट्स की ज़्यादा है, वेरिएशन तुम्हारे पास कम है, सॉरी। तो उसमें तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही होंगी। और क्रॉस वैलिडेशन देखो कितनी आ गई, 0.68, और एक्यूरेसी तुम्हारे पास कितनी आ गई, 0.67। यानी कि तुम्हारे पास इससे क्या पता चल रहा है, ट्यून करने पे भी तुम्हारे पास एक्यूरेसी वैसी ही की वैसी है, तुम्हारे पास आगे पीछे कोई इम्प्रूवमेंट इसके अंदर नहीं आई। क्लियर है? पिछली वाली एक्यूरेसी क्या आई थी, पिछली एक्यूरेसी कितनी थी याद है? 67 ही थी, सही। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पूरी SVC की ऐसे होगी। इसको करो इम्प्लीमेंट सर। अच्छा भाई, आज से हम फ्लास्क को स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। और फ्लास्क में कुछ चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर एल्गोरिथम जो तुम ट्रेन करोगे उसके साथ तुम्हें क्या करना होगा, वही एल्गोरिथम तुमने ट्रेन करके यूज़ करना होगा इन फ्लास्क एप्लीकेशन। तो पहले हमें फ्लास्क की बेसिक्स पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो वो डिस्कस करेंगे। और उसमें हम ऑथेंटिकेशन जो हम करते हुए आ रहे हैं डेवलपमेंट में, सही, वेब डेवलपमेंट में हम क्या करते थे, लॉग इन, साइन अप, ये सारी चीज़ें क्रड एप्लीकेशन नहीं करने वाले उस पर, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। हाँ, उस पर जो प्रेडिक्शन वाली प्रोसेस है उसका एक आइडिया, उसकी एक एग्जांपल वो देखेंगे कि हमारे पास एल्गोरिथम कैसे लोड करके उसमें हम किस तरीके से प्रेडिक्शन बनाते हैं। तो वो सीक्वेंस में उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले फ्लास्क फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क किसका है, वो है पाइथन का, सही। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास डिफरेंट सी शार्प थी, सी शार्प पढ़ी थी, उसमें डॉट नेट था हमारे पास, तो वो डॉट नेट फ्रेमवर्क था, सही। तो इसी तरीके से फ्लास्क हमारे पास है फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कि हम ईजिली उससे भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। और डेटाबेस जो इंटरेक्ट है उसके लिए क्या करें, आसान सा हल, कि कहीं पर भी लोकल डेटाबेस पे नहीं जाएंगे, MongoDB है हमारे पास, MongoDB एटलस से कनेक्ट किया, जैसे हमने मर्न में किया था वैसे ही हम फ्लास्क में MongoDB से कनेक्ट कर देंगे, और वो सारी चीज़ें वैसे ही प्रोसेस हो रही होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, हमें फ्लास्क में क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास होनी चाहिए पाइथन। तो पाइथन को इंस्टॉल हमने हडूप के टाइम पे ही देखा था, हडूप के टाइम पे हमने देखा था कि भाई पाइथन को सर्च करके डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया जाता है, कोई इतना मुश्किल पैटर्न नहीं है। तो बस यहाँ पर तुमने चेक करना है कि भाई पाइथन वर्जन, जो मैंने हडूप की इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी बताया था, तो ये इस तरीके से वर्जन पहला होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो पाथ है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे पास दूसरी चीज़ें जो हैं वो एक्सेस नहीं हो पाएंगी, तुम्हारा इन्वायरमेंट नहीं बन पाएगा जो आगे रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट बनाते वक्त किसकी, फ्लास्क की। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओगे यूज़र्स में, अपने सिस्टम में भी तुम्हें ऐसे ही करना होगा, चेक करना होगा। यहाँ पे आ जाओगे सैयद जाजिब यूज़र के अंदर जो भी तुम्हारा है, और यहाँ पर ऐप डेटा के अंदर जैसे हम NPM वगैरह चेक करने के लिए आते थे, और यहाँ हमें तीसरा क्या नज़र आ रहा है, रोमिंग। इसमें तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल्ड फोल्डर होगा, और इसके अंदर तुमने क्या करना है, स्क्रिप्ट्स के अंदर आना है, और इस स्क्रिप्ट्स का पाथ लेना है, और इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या करवा देना है, सेट करवा देना है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, अगर यहाँ करोगे और तुम्हारे पास नहीं हो रहा तो ऐसे ही जाओगे। बताने का मकसद यहाँ पर ये कि अकाउंट से गए, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और पाथ में आके तुमने क्या करना है, एक नया पाथ बनाकर इस तरीके से पेस्ट कर देना है, जो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हें नज़र आ रहा है। बात क्लियर है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाली सारी चीज़ें चल रही होंगी, और ओके करके ये पाथ तुम्हारा सेव हो गया। अब बात आती है तुम्हारे पास दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो तुम्हारे पास तुम्हारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि ये जो तुम्हें सबसे लास्ट में एक स्क्रिप्ट नज़र आ रही है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि फ्लास्क में
क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट बेस काम करते हैं। और इन्वायरमेंट बेस में फ़ायदा क्या होता है, जो पैकेजेस तुम इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे हम नोड में क्या करते थे, पहले npm init करते थे, इनिशियलाइज। तो रिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो जिसने पढ़ा हुआ है वो वहाँ से रिलेट कर पाए। तो इनिशियलाइज किस लिए करते थे, जो भी इंस्टॉल करते थे वो वहाँ जाता था। तो ये इन्वायरमेंट वही इंडिकेशन है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट बेस्ड होगा, कि इन्वायरमेंट के अंदर सारे पैकेजेस को इंस्टॉल किया जा रहा होगा, लाइब्रेरीज जो हैं वो सारी इसके अंदर इंस्टॉल हो रही होंगी। तो प्रोजेक्ट क्या होगा, इन्वायरमेंट बेस्ड होगा। क्लियर। अगर मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आकर इंस्टॉल करता हूँ, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है सिस्टम पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ अगर मैं बोलता हूँ कैसे करते हैं, जैसे हम npm इंस्टॉल करते थे, तो अब हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पिप इंस्टॉल, जो कि वहाँ पर भी हमने हडूप में इस्तेमाल किया है इसका। क्लियर है। तो यहाँ पर पिप इंस्टॉल, और सबसे पहले क्या करना है तुमने, यहाँ पर करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्लियर। और इसको करना है सबसे पहले, क्योंकि यही तुम्हारा वो पहला पार्ट है जिससे इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। सही। तो यहाँ पर आकर तुमने इस कमांड को चलाना है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इंस्टॉल्ड है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, चेक किया उसने और तुम्हारे पास तुम्हारे स्क्रिप्ट में इसने इंस्टॉल कर दिया। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ इंस्टॉल हो रही हैं, देखो ये सब यहाँ पर है, ये आ रहा है, ये यही फाइल है, वही एक्जी है, तो तुम्हारे स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर आ रही है। और अगर तुम यहीं पर ही क्या करते हो, यहाँ तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है फ्लास्क, तो तरीका यही है इंस्टॉल करने का। मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर फ्लास्क कर दूँ, तो अब तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा तुम्हारे सिस्टम पे, कि अगर सिस्टम में इंस्टॉल है फ्लास्क तो तुम्हारा प्रोजेक्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, तुम प्रोजेक्ट लेके जाते हो और कौन सा काम करते हो, एनवायरनमेंट बेस्ड काम करते हो, तो एनवायरनमेंट बेस्ड में फिर उसी के अंदर तुम्हें फ्लास्क मिलेगा जहाँ तुम एनवायरनमेंट बनाए हुए हो। क्लियर है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट अगर तुमने बनाया हुआ है और उसी के अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, तो तुम्हारी फ्लास्क की लाइब्रेरी उसी के अंदर इंस्टॉल्ड हुई हुई होगी, तुम्हें CMD पे नहीं करना होगा, फिर एनवायरनमेंट में करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पूरा पैटर्न होता है, एनवायरनमेंट बेस्ड काम करते हैं। फ्लास्क में जो भी इंस्टॉल करना है एनवायरनमेंट में करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो सिर्फ पहला जो तुम्हारे पास काम है ये तुम्हें एनवायरनमेंट में नहीं करना, ये जर्नल करना है, ये तुम्हारे सिस्टम का पार्ट होगा। क्लियर है। तो यहाँ क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही यही बनाएगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे आते हैं हम फ्लास्क के अंदर और इसमें कुछ स्टेप्स देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। तो मैं यहाँ पर फ्लास्क लेक्चर्स और यहाँ पर आ जाते हैं कमांड्स में। कमांड्स में हमारे पास पहला स्टेप हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाली चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। एनवायरनमेंट जब बनाना है तो हमें क्या करना है, ये इंस्टॉल्ड किया है तो ये वाले तुम्हारे पास काम आएगा, वर्चुअल env देन एनवायरनमेंट। सही। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और फोल्डर बनाते हैं, एक और फोल्डर बनाकर उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ न्यू फ्लास्क और यहाँ हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल बैकटिक से टर्मिनल पे आ गए और यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सही। तो वो जो हमने इंस्टॉल किया था एनवायरनमेंट, वो इसीलिए किया था, वर्चुअल env और देन दोबारा env। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से तुमने एंटर किया और एंटर करने के बाद तुम्हें साइड में नज़र आ रहा है क्या बन रहा है, तुम्हारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और ये तुम्हारे एनवायरनमेंट के फोल्डर में, यानी कि इसमें ही तुम्हारा सारा काम होना चाहिए, एग्जीक्यूशन सारी इसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, लाइब्रेरीज, यानी कि जो भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस होंगे वो तुम्हारे इसके अंदर आ रहे होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारा env वाला पहला स्टेप है। और देन तुम्हारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज़ है तुम्हारी कि भाई सबसे पहले अगर तुम ये चलाने में तुम्हारा मसला आ रहा है, तो यहाँ तुम्हारे पास क्या होती है, पावर शेल की जो हमारे पास एंगुलर में आता था एरर, ये वो वाली एरर की बात हो रही है कि यहाँ क्या आता है कि भाई ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तो पहला एरर तो ये होगा कि तुमने क्या नहीं किया, पाथ नहीं डाला एनवायरनमेंट वेरिएबल में। दूसरा मसला क्या होगा कि तुम्हारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू इसका आ रहा होगा, यानी कि डिसेबल्ड है पावर शेल स्क्रिप्ट। तो तुम क्या करोगे, फॉर रिवीजन
पावर शेल में आना है और पावर शेल में आके ये जो रिमोट साइंड एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है इसको यहाँ पर लाके सेट कर देना है। यहाँ पेस्ट किया और ये हमसे पूछेगा तो यहाँ पर यस कर दिया हमने, तो ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी तुम्हारी सेट हो गई। पहले ही ये सारे काम कर दो ताकि एरर आए ना और तुम्हारा सारा प्रोसेस जो है वो सही चल रहा हो। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या करना है, अब तुम्हें पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए इन्वायरमेंट में जाना है, क्योंकि मेरे टर्मिनल पे मैं इन्वायरमेंट पे नहीं हूँ, मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे हूँ। मैंने इन्वायरमेंट बना दिया है। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर आना है, तो वो कैसे आऊँगा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉट बैकस्लैश और फिर क्या है, फिर टैब प्रेस करूँगा। तो टैब प्रेस करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ENV, यानी कि यहाँ मुझे एक्सेस चाहिए। और फिर उसके बाद दोबारा क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कैपिटल S लिखूँगा और टैब प्रेस करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? स्क्रिप्ट्स। फिर बैकस्लैश आ गया और फिर मैं ACT लिखूँगा और फिर टैब प्रेस करूँगा तो एक्टिवेट आ जाएगा डॉट। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे PS1 सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास यहाँ पर PS1 आ गया, देन एंटर। तो अब देखो नीचे साइड पे क्या आ रहा है, मेरे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से पहले मेरा इन्वायरमेंट फोल्डर का रेफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है अब मैं सारा काम जो करूँगा वो मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा होगा। सही? तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, इन्वायरमेंट। अब मैं वो जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना है। मुझे क्या करना है, हम किस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद होना चाहिए, अभी तक नहीं है। मैं चाहूँ तो चला सकता हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट इसके बगैर चलाऊँगा, बगैर इन्वायरमेंट के अंदर आए हुए चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट के अंदर इंस्टॉल्ड है फ्लास्क, लेकिन वो इन्वायरमेंट बेस नहीं हुआ हुआ। यहाँ मैं अलहदा कर रहा हूँ, वो किस लिए कि भाई इन्वायरमेंट में चाहिए। तो मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क एंड देन एंटर। तो अब इसका मतलब है इन्वायरमेंट के अंदर ये फ्लास्क क्या हो जाएगी, ये हमारा फ्रेमवर्क जो है पैकेज ये इंस्टॉल हो जाएगा और वो हमारे पास यहाँ पर हमें लाइब्रेरी के फोल्डर में हमें नज़र आ जाएगा। तो अब देखो और फोल्डर्स का इजाफा होता रहेगा। इंस्टॉलेशन यहाँ कंप्लीट होगी तो हमारे पास यहाँ पर पूरे सारे पैकेजेस जो हैं फ्लास्क से रिलेटेड सारे आ जाएंगे। सही? तो नीचे आ गई कंफर्मेशन, इंस्टॉल्ड हो गया, सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट हैं। ये सब फ्लास्क से हम इंपोर्ट कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन में, WER की, ZIO की, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये सब तुम्हें नज़र आएंगी उस वक्त, उसका अलग अलग एक काम है सारा। तो यहाँ देखो हमारे पास ये हो गई चीज़। इस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट तुम्हारा ऐसे सेट होता है और तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनलाइज इन्वायरमेंट बेस्ड होता है। अगर मुझे कुछ भी करना होगा तो सबसे पहला काम होगा कि मैं ये वाली कमांड चलाऊँगा, कौन सी? ये इन्वायरमेंट पे। और एक और चीज़ नोट याद रख लो, क्या कि प्रोजेक्ट को कॉपी करके कभी भी नहीं करना काम, कि ये प्रोजेक्ट बनाया और फिर मैंने बोला यार ये कॉपी करके मैं दूसरा भी बनाता हूँ और फिर काम करता हूँ। तो वो जितनी भी चीज़ें करोगे इन्वायरमेंट की, वो सारी पुराने वाले फ़ोल्डर में इंस्टॉल हो रही होगी, नए वाले फ़ोल्डर में कोई चीज़ नहीं होगी क्योंकि दोनों के इन्वायरमेंट सेम होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये इन्वायरमेंट बेस्ड काम कर रहे हो तो तुम फोल्डर को कॉपी नहीं करोगे, वो मसला यही होगा। इंस्टॉल कहीं कर रहे होगे, जाएगा पिछले फोल्डर में। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा करना चाहते हो फिर क्या करो, इन्वायरमेंट नहीं बनाओ, डायरेक्ट इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, वो वाला भी एक पार्ट हो सकता है। क्लियर? अब ये जो चीज़ें बताई हैं इसको सेट करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाओ और उसमें सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट को करो, सारी चीज़ें पाथ चेक करना, सब चीज़ों को करो।